साइंस के नीचे ना थोड़ा रोल नंबर आगे पास करो। यस, यूनिट 7, यूनिट 7, properties of bulk matter. Properties of bulk matter. Properties of bulk matter. Chapter first, mechanical properties of solids. Mechanical properties of solids. Mechanical properties of solids. पार्टिसिपेंट्स का नाम है, राइट भी कैसे करते हैं, इसको हम रोज बोल रहे हैं। हाँ, mechanical properties of solids. Write down what is all the solids. All the solids are composed of. All the solids are composed of. All the solids are composed of atoms, molecules, or radicals. All the solids are composed of atoms, molecules, or radicals, and forces of attraction between these causes the physical properties of solids to exist in them. For example, some of the solids can be deformed. Some of the solids can be deformed. Deformed के बाद बेटे ब्रैकेट में लिख लो, change in shape and size, can be deformed, change in shape and size, bracket close, and the other not, and the others not. On the basis of extension, oblique compression, oblique change in volume, on applying force per unit area, the solids can be divided into elastic and plastic bodies. Elastic and plastic bodies. समझ आ गया आपको? Here is your one of the atom, here is your another atom. Here is one of the atom, this is another atom, and there is some force of attraction between these two atoms.
and due to these forces, okay, when we apply, that here is the solid, when we apply force on the solid, okay, two equal and opposite forces in opposite direction, or two opposite forces in again opposite direction, then by the application of these forces, these solids, either the length of the solid that can be increased by small amount, or if we compress this solid, then the length of this solid can be decreased by small amount. Okay, कोई भी सॉलिड है मेरे पास है, ये क्या है, क्या है, वो मैंने फॉइल में से लेके आया मॉर्निंग में ना, वो आटा बना रहे थे चपाती, तो मैं ले आया इसको इकट्ठा करके ना, तो वैसे तो सूखा ही था ये, सूखा ही है अभी। मेरे कहने का मतलब है कि देखो सॉलिड है ना, सॉलिड है ना, अगर इसको मैं दोनों अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाऊं तो इसकी शेप जो है क्या होगी, कंप्रेस हो गया। वैसे जो वायर होती है, देखो अगर आपने स्कूटर की सर्विस करवाने आप जाते हैं, और स्कूटर की सर्विस जब हम करवाने लगते हैं तो जो मैकेनिक होता है कहता है कि आपकी क्लच वायर या ब्रेक वायर जो है वो चेंज हो रही है, या कई बार वो कहता है भी आपकी जो बाइक है उसका जो चेन सेट है वो चेंज होना है, और हमें लगता है भी ये हमारा ना बेवकूफ बना रहा है, लगता भी है जाहिर है क्योंकि हमें नॉलेज है नहीं है। तो जब हम जो चेंज उसने वायर हमारी पुराने वाली वायर चेंज करनी है उसको देखें और नई वायर को देखें तो दोनों की जैसी है, फिर हम पूछ ही लेते हैं भाई अंकल बताओ क्यों चेंज कर रही है, वैसे 10 रुपए का एक्स्ट्रा लेना, ओके, और चेन सेट होता है उसको बोलता है भाई ये चेंज होना है, और अगर ओरिजिनल डालना होता है तो 2-2.5 हजार करता है। एक्चुअली में बेटे होता क्या है, वो जो वायर होती है आपकी ब्रेक की वायर या क्लच की वायर, वो ना काम कर करके आज आपका बाइक जो है वो 75,000 किलोमीटर चल पड़ा है, लेकिन जो ब्रेक वायर है या क्लच वायर है वो चेंज नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जोर पड़ पड़ के थक चुकी है, दैट इज टायर्ड, इलास्टिकली फटीग्ड हो गई है, क्या हो गई, इलास्टिकली फटीग्ड हो गई है, ओके। अदरवाइज देखने में पुरानी और नई क्या है, सेम है। अब वो जो वायर है आप क्या करते हैं, आप नई वायर नहीं डलवाते हैं, आपको बोलते हैं इसी को टाइट कर दो ना, और तीसरे दिन फिर वायर जो होती है क्या होती है, लूज हो जाती है, क्योंकि वो जोर लगा लगा के अब उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, समझिए। जो चेन सेट होता है, चेन सेट देखा होगा आपने, ठीक है, आज अभी मॉर्निंग में टाइट कराओ और बताइए बॉयज 2 दिन इकट्ठे बैठते हैं, जोर लगवाते हैं और पर जाके चेन उतर जाती है ना, समझिए। पर उसको बोलते हैं क्या, इलास्टिक स्ट्रेंथ, क्या होता है उसको हम इलास्टिक स्ट्रेंथ। अब देखो एक और है, इसको तो आप जानते होंगे, जानते हैं ना इसको, ये क्या है, रबड़ बैंड। और अभी तो खैर सेकंड हैंड होगा, हाई सेकंड हैंड होगा क्या, तो मतलब जिस दिन ये नया होगा ना उस दिन इसका लूप छोटा होगा ना, अब इसको ना बार बार यूज कर करके बार बार यूज कर करके अब इसकी ना थोड़ी इलास्टिक स्ट्रेंथ कम हो गई है ना, और आपने देखा ना घरों में जनरली हो जाता है, कई बार तो ऐसे होते हैं जो हमारी मतलब नानी दादी वगैरह होती है ना, उनको नया नहीं यूज करती है, वो पता क्या करती है, जिस दिन ना इतना लंबा हो जाएगा उस दिन भी आगे से आगे लपेटा मारती जाती है ना, तो इसको बोलते हैं फिर क्या, एक दिन ऐसा हो जाएगा ना, मतलब आप इसको जितना आप खींचेंगे ये उतना ही रह जाएगा ना, इलास्टिकली पूरा फटीग्ड हो जाएगा, थक जाएगा, ओके। आफ्टर 100 ईयर्स के बाद जो भाखड़ा डैम है उसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपने देखोगा ऑल ओवर दी पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, अमृतसर में जाओ, पुराने ब्रिजेस है ना, रोपड़ में जाओ, पुराने ब्रिजेस हैं, अब उन ब्रिजेस के ऊपर क्या किया है, जो रेल की रेल रेल ना इतना सा मतलब लगा के इसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर लगा दिया जाता है रेल, अब उस नीचे से जीप नहीं जा सकती ना, मतलब स्कूटर वगैरह जा सकता है, क्योंकि उसके बीच में जो सरिया लगा हुआ है, वो 100 ईयर तक वजन ढो के वो सरिया जो है उसकी इलास्टिसिटी क्या हो चुकी है, इलास्टिसिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब वो मैन या स्कूटर मोटरसाइकिल का वजन सह सकता है, उसके लिए सेफ है, आप समझिए, समझिए। उसको इलास्टिसिटी क्या होती है, उसको हम इलास्टिसिटी, ओके। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, अब देखो ये तो देखो आ रहा है, देखो ये जो फोर्स है ना, हर कोई बॉडी होती है, मैं हूँ, बोर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग हियर, ओके, और देयर, हर बॉडी जो है उसकी बनावट के लिए हमेशा फोर्स लगती है ना, किसी भी बॉडी को बनाने के लिए क्या लगती है, फोर्स लगती है। अब चपाती बनानी हो तो मैनुअल फोर्स लगती है, आप लंगर में चल जाओ, हरविंदर साहब में चल जाओ, वहां पर मशीनी काम हो रहा है,
अगर गाड़ी नई बनानी है तो फोर्स लगती है, चाहे वो रोबोट लगा रहा है चाहे वो कोई और कंप्रेस कर रहा है, फोर्स लगती है। फिर वो गाड़ी जो है उसको आप रोड पे लेके आओ, उसको आप तेल से फोर्स दो, तेल जलाओ, इंजन में फोर्स मिलती है, वो दौड़ती है, भागती है। फोर्स लगा के आप उसको क्या करो, मोड़ो, आगे पीछे करो, ठीक है। फोर्स लगा के उसको कहीं दीवार में ठोक दो, है ना, ठीक है, वो खराब भी हो जाती है। फिर फोर्स लगा के मैकेनिक उसको डेंटिंग एंड पेंटिंग कर देता है। ओके ओके, कोई फोर्स है, देखो, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इतने दिन से जो बैटिंग कर रहा है, इतने दिन से बैटिंग कर रहा है, अब वो बैट कर करके बार 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 इतना भारी बल्ला चला चला के अब उसका जो टेनिस एल्बो है वो इलास्टिकली क्या हो चुका है, खत्म हो। हमें तो लगता है बाजू तो वैसे ही है ना, बाजू तो वैसा ही है। अभी मैं आपको 42 ईयर्स का हूँ, आप 30 साल बाद मिलेंगे तो मैं 72 ईयर्स का होगा, टांगे तो वही होंगे ना, लेकिन मेरे से खड़ा नहीं हो जाएगा, हार्डी क्या हो चुकी है, इलास्टिकली फटी। तो कुछ बॉडीज होती है, देखो, अच्छा मैं बता रहा था, एक होती है force used to make some body or something, that force is known as forming force, या force of formation क्या होता है, उसको हम force of formation। जिस दिन रबड़ बैंड बना होगा उस दिन जोर लगा होगा ना। अब जो इसकी शेप एंड साइज है, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं, देखो, तो फोर्स लगाने के कारण इसकी शेप एंड साइज क्या हो रही है, बिगड़ रही है ना। तो ये जो फोर्स जो इसकी शेप और साइज को बिगाड़ रही है, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या होता है इसको, फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब अगर मैं इस फोर्स को रिलीज करूंगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगी दोबारा ना। अगर ये बिल्कुल नई होती तो इसने एकदम आ जाना था, क्योंकि ये पुरानी है तो थोड़ा टाइम ले रही है। ओके, अब देखो एक ये भी ये चीज, ये नई वाली है ना, तो देखो ये एकदम आ रही है अपनी जगह, एक ही है। इसको देखना भी, कई बार देखा होगा आपने, हमारे घर में रबड़ जो होती है दूसरी मिलती नहीं, हम एक को यूज करते जाते हैं। आज तो वो इतनी है, लेकिन 2 महीने के बाद ये इतनी बड़ा रिंग होगा ना, समझ गया आप। और इसमें आप पेपर कितना मर्जी बांध लो, पेपर निकल ही आता है ना। ओके, तो मीन इसका जो स्ट्रेंथ का जो है डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद जो है अपनी जगह पे प्रॉपर नहीं आ रही है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, लॉस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम, लॉस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेंथ। जो बॉडी एकदम अपनी शेप रिगेन कर ले उसको बोलेंगे हम क्या, इलास्टिक। ओके, और जो थोड़ा टाइम ले उसको बोलेंगे इलास्टिकली फटीग्ड। और जो एक बार खींच दी वैसी खींची रही, उन बॉडीज को बोलते हैं प्लास्टिक बॉडीज। क्या बोलते हैं उनको, प्लास्टिक बॉडी। ओके, प्लास्टिक बॉडीज, the bodies which returns to their original shape and size after the removal of deforming force are called elastic bodies, and the phenomenon is called elasticity. The bodies which do not regain their original shape and size are called plastic bodies, and the phenomenon is called plasticity. And the phenomenon is called elasticity. What is a perfectly elastic body? Nothing is perfect in this universe. बट मैन ने बनाया तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। हैव यू लिसन अबाउट क्वार्ट्ज? क्वार्ट्ज इज द मोस्ट परफेक्ट इलास्टिक बॉडी ऑन द सरफेस। तो मेरे पास है नहीं अभी, अदरवाइज क्वार्ट्ज की बात चीज होती है। क्वार्ट्ज इज द मोस्ट इलास्टिक, perfect elastic body on the surface of Earth. And do you know what is this? कैंडल, इसको बोल देते हैं हम पैराफिन वैक्स। क्या होते हैं इसको, पैराफिन वैक्स। जो थोड़ा प्योर होती है उसको बोलते हैं पैराफिन वैक्स। दिस इज द परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, दिस इज द परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। ओके ओके, राइट ऑन। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, elasticity, right? Elastic bodies and elasticity, elastic bodies and elasticity, elastic body and elasticity. The bodies which regain their original shape and size, the bodies which regain their original shape and size, oblique कर लो बेटा, configuration,
after the removal of deforming force, after the removal of deforming force are called elastic body, bodies, and the phenomenon is called elasticity, and the phenomenon is called elasticity. Okay, for example, which will be elastic bodies, like steel, iron, copper. Perfectly elastic body, perfectly elastic body, perfectly elastic body, the body which regain its shape and size, the body which regain its shape and size after the removal of deforming force, after the removal of deforming force at once is called perfectly elastic body, perfectly elastic body. For example, quartz, 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 plastic body and plasticity, plastic body and plasticity, plastic body and plasticity. The bodies, the bodies which do not, the bodies which do not regain their original shape and size, the bodies which do not regain their original shape and size after the removal of after the removal of after the removal of deforming force, after the removal of deforming force are called plastic bodies, are called plastic bodies, and the phenomenon is called plasticity, and the phenomenon is called plasticity. Perfectly plastic body, perfectly plastic body, a body which never regain, a body which never regain its original shape or configuration कर दो ना, shape oblique configuration after the removal, a body which never regain its original configuration after the removal of deforming force, after the removal of deforming force is called perfectly plastic body. For example, paraffin wax. For example, paraffin wax. For example, paraffin wax. ओके ओके, तो बॉडीज जो देखी है मैंने, ठीक है, किस हिसाब से देखी, एक होती है इलास्टिक बॉडी और एक कौन सी होती है
प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, जो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज होती है अक्वायर कर लेती है, गेन कर लेती है, उसको बोल देते हैं हम इलास्टिक बॉडी। ओके, अब इस बॉडीज होती है, कुछ ज्यादा इलास्टिक होती है, कुछ कम इलास्टिक होती है। ओके, आपने सुना नहीं होगा शायद, लेकिन सुन लिया करो कि बीइंग फिजिक्स स्टूडेंट जहां भी कोई काम हो रहा है उसको देख लिया करो ध्यान से। ओके, अगर ना देखो इस कमरे में अगर हमने लेंटर डालना, छत डालना हो, ओके, तो एक जो इंजीनियर है वो कहता है जी आप ऐसा करो, इसके लिए ना कोई काम दे लो, सरिया ले लो, कितना, 5 क्विंटल। एक और इंजीनियर कहता है, वो कहता है जी आप ऐसा करो टाटा स्टील लो और 3 क्विंटल से हो जाएगा। इवन स्ट्रेंथ जो होगी वो 5 क्विंटल काम धीम से अच्छी। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी टाटा स्टील की अच्छी है। ओके, अब देखो हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी जो भी है, कार है, बस है, या जो भी इंजन है, इसका जो इंजन की बॉडी होती है, बॉडी होती है इसकी, वो एक ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है ताकि वो कार अगर किसी चीज से भिड़ जाए, जाके एक्सीडेंट हो जाए, तो उसका जो इंजन है वो तबाह हो जाए। लेकिन तबाह होने के लिए टाइम लेगा ना। जब दो गाड़ियां आपस में टकराएंगी तो इनका जो इंजन है वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन वो ऐसे मटेरियल से बनाया गया है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। जब दो अपोजिट फोर्सेस लगेगी तो इंजन जो होता है वो धंस के ऐसे ऐसे क्या हो जाना चाहिए, धंस जाना चाहिए। ऐसे मटेरियल का नहीं बनाना चाहिए भाई, वो इतना हार्ड मटेरियल है। अगर हार्ड मटेरियल होगा तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। इम्पल्स टाइम क्या होगा, इम्पल्सिव टाइम क्या होगा, इम्पल्स पढ़ा नहीं आपने? तो जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो अगर टाइम कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा। तो अगर दो गाड़ियां मान लो बिल्कुल अच्छी स्टील, टाटा स्टील का इंजन बनाया है, और वो 80 की स्पीड से टकरा जाती हैं, मैं गारंटी देता हूँ एक में बचे। सॉरी, बाहर वाले थोड़ी, अंदर जो बैठे होंगे ना। और जो गाड़ियां जैसे देखो आप टाटा नेक्सन है, मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट में यही है जो 5 स्टार रेटिंग है ना। मतलब इसका जो क्रैश टेस्ट है, उसने जो अंदर डमी बिठाया, उस डमी के ऊपर इंजरीज कम हुई। इसका मतलब इसकी इंजीनियर्स ने बहुत ज्यादा क्या की है, मेहनत की है ऐसा मटेरियल बनाने में इसका टाइम ऑफ इम्पल्स ज्यादा हो जाए और इम्पल्सिव फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके, अब आपने देखा होगा एक ब्रिज बना, वो फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर में ऐसा क्यों नहीं किया वो वहां से शुगर मिल से लेके यहाँ तक इकट्ठे डाल देते हैं कि ब्रिज। लेकिन आपने देखा होगा इतने इतना बीम है, अलग अलग बीम है ना, फिर अगला बीम अलग है, जहाँ पे दो बीम है, एक पिलर है, सॉरी, दो पिलर, एक ही है और इसके ऊपर बीम डाला हुआ है। जहाँ पे फिर अगला बीम स्टार्ट होता है उस बीम के बीच में से जगह खाली रखी है ना, वो जगह खाली क्यों रखी है, गर्मियों में वो फैले। आज तो टेम्परेचर मैक्सिमम 40, 45, 46 तक जाता है, हो सकता है आने वाले टाइम में 50, 60 तक जाए। तो जब इतना जाएगा टेम्परेचर तो अंदर जो इसके बीच में मेटल पड़ा हुआ है वो फैलेगा। अगर वो फैलेगा तो उसको फैलने के लिए जगह छोड़ दी है, अगर जगह नहीं छोड़ी होती तो उसने फिर टेढ़े लगाना। आप जाके गूगल में सर्च करना अपने, इफेक्ट ऑफ समर्स ऑन रेलवे ट्रैक्स, और फिर देखो ना ऐसे बने इतने रेलवे ट्रैक सब, समझ गए, जहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी होती है और जगह नहीं छोड़ी जाती। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा ना, ऑलवेज अ गैप इज लेफ्ट है ना बिटवीन द गर्डर्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। ओके भाई, तो इलास्टिसिटी, ओके, तो कुछ बॉडीज ऐसी होती है कम इलास्टिक चाहिए होती है, कुछ ऐसी चाहिए होती है हमें जो प्लास्टिक चाहिए होती है। और जब आप आईआईटी में जाएंगे तो फिर आईआईटी में एक स्पेशल कोर्स होता है 4 साल के बाद, है ना, मटीरियलिस्ट है ना, साइंस है, समझ गया तो? फिर वो आप उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे एमबीबीएस के बाद एमडी करते हैं ना, तो फिर दिमाग का डॉक्टर बन जाता है, कोई आंखों का स्पेशलिस्ट बन जाता है, वहाँ पे ऐसे मटीरियल लिखे होते हैं। अब आप टाटा नेक्सन वालों को पूछोगे आपके इंजीनियर कितने हैं, तो हजारों में होंगे ना। उनमें से 500 ऐसे हैं जो मात्र इंजन के मटीरियल के ऊपर काम कर रहे हैं। 500 ऐसे होंगे जो इंजन के ऐसा मटीरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हीट का लॉस कम हो। हीट का जितना लॉस कम होगा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब मान लो कल को अगर टाटा का कोई इंजीनियर कहता है भाई लो जी हमने 5 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल के ऊपर एवरेज बढ़ा दी, मेरे ख्याल से बाकी लोग नई गाड़ियां बेच के टाटा नेक्सन ले लेंगे ना। समझ गए आप? हाँ, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिसिटी। नाउ नेक्स्ट बेटे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। जो अगला टॉपिक है, इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंट्राटॉमिक
forces. Right? Elastic behavior in terms of interatomic forces. Elastic behavior in terms of interatomic forces and on the basis of spring ball model. On the basis of spring ball model. On the basis of spring and ball, BALL, ball model. देखो बेटा, पेन छोड़ दो अपना, ठीक है, टेंशन फ्री होके आप बेटा तुरंत पीछे चल रहे हैं दूसरे लोग। हाँ जी, यस, आपने ये देख लिया करो कहाँ पे आपको अच्छा दिख जाता है, ठीक है, थोड़ा दूर बोलो बच्चे। यस, हाँ देखो बेटा, do you know what is negative energy, positive energy and zero energy? नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी एंड जीरो एनर्जी के बारे में कभी हमने डिस्कस किया है? यस और नो बेटा, ऑनलाइन की है ना। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है प्यार मोहब्बत, अट्रैक्शन। पॉजिटिव का मतलब होता है जैसा आजकल उधर अजरबैजान और उसमें लगा आर्मेनिया में ना, समझिए। और जीरो एनर्जी का मतलब होता है ना मैं तेरे को जानता हूँ ना तू मेरे को जानता है। ओके, मैं रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड के ऊपर दिल्ली में उतर गया और बैठ गया मैं यहाँ पे, दूसरा बंदा भी यहाँ बैठा था, पता नहीं कौन था, ना मैंने हेलो की ना हाय की, एनर्जी कितनी है दोनों के बीच में? ओके, अच्छा, मैं रेल वहां पे गया था, पोर्ट पे गया, तो वहां पे मेरे फादर ने आना था या किसी रिश्तेदार ने आना था, फ्रेंड ने आना था ना, और जब वो आएगा तो भी वैसा होगा जैसे पहले कैसा। खासकर तीमियों के बारे में देखो ना, मतलब अगर दो तीमियां साथ में मिलती हैं तो हाय पहने, वो पहने है ना, समझ गए ना, वो चाहे फालतू ही है वो, लेकिन उसको बोलते हैं अट्रैक्शन, कहते हैं उसको नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और जब लड़ाई लगती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, उसको पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बड़े ध्यान नाउ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, यहाँ पे कितनी है? जीरो, और नीचे को कितनी है? नेगेटिव। जीरो को कितनी है? नीचे को नेगेटिव। मान लो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको बार बार आएगा फिजिक्स में, कम से कम 3 बार आएगा, आपको केमिस्ट्री में भी आएगा ना। ओके, आपके सिलेबस में अभी नहीं है। यहाँ पे देखिए एक एटम पड़ा हुआ है और एक एटम में हो इन्फिनिटी कहाँ पे है? ओके, दो एटम की बात कर रहा हूं मैं, और दोनों एटम कहाँ पे हैं? इन्फिनिटी के ऊपर है। ओके, तो दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी? ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा है। ओके, जैसे जैसे मैं इस एटम को देख रहा हूँ, क्लोज लेके आ रहा हूँ, क्लोज ले आ रहा हूँ, और जब किसी मेजरेबल डिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा तो इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच में जो एनर्जी होगी कैसे होगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या होती जाएगी? पूरा सोर्स नेगेटिव है ना, इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे एटम क्लोज जाएगा, क्लोज जाएगा, क्लोज जाएगा, नेगेटिव एनर्जी इज इंक्रीजिंग, 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 और एक टाइम आएगा, एक बार टाइम, when the distance is maximum, that this distance is r naught, when this distance is maximum, or sorry, at this distance the potential energy is maximum. Further value decrease the distance, and the potential energy goes on increasing, and at this point the potential energy between this atom and this atom, that becomes zero, that becomes zero. And when you further decrease the distance, then the potential energy becomes repulsive, then the potential energy becomes what? Repulsive. Okay, तो means अगर हम दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस को हम बढ़ाएं तो मे बी दी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज, और अगर हम घटाएं तो भी मे इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, but there is a certain distance at which between two atoms the potential energy is maximum. The potential energy is what?
maximum. If you increase or decrease the interatomic distance beyond that distance, then the potential energy becomes less or more attractive or repulsive. Becomes more attractive or repulsive. आपको समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? अब अगर सपोज करो, मान लो सपोज करो, इसी को अगर मैं कह दूं इंस्टेड ऑफ फोर्स, अगर फोर्स के फॉर्म में मैं इसको कह दूं, ठीक है, और ज्यादा रिपल्सिव होने के कारण, फोर्स ज्यादा रिपल्सिव होने के कारण इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम होता है, देन इट मींस दिस मटेरियल इज मोर इलास्टिक और लेस. फोर्स में बहुत ज्यादा लगा रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहा हूं, इसको कंप्रेस करने में, इसको खींचने में, जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है एटम्स के बीच में, अगर तो वो कम बढ़ रहा है, इसका मतलब मटेरियल बहुत ज्यादा क्या है, इलास्टिक है. अगर वो ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ज्यादा प्लास्टिक है ना. मेरी बात समझिए आप? ये बात वहीं पे आ गई जहां पे अभी आप क्लच कसा के गए थे ना, और जाके चढ़ाई चढ़ने लगे, और जैसे ब्रेक लगाई उतराई में, फिर ब्रेक लूज हो. जैसे जैसे आप जोर लगा रहे हैं, एटम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वायर की लेंथ इंक्रीज हो रही है, और इलास्टिक हो रही है, उसमें इलास्टिक. Okay. By increasing the what force between two atoms, if you make more and more, apply more and more force in order to separate or decrease the distance between two atoms, but as you goes on increasing the force, the separation between the atoms is less. It means the strength of the atom or strength of the material is large.